चौथी पुतली ने जैसे ही अपनी कहानी समाप्त की, राजा भोज के पास उसका कोई उत्तर नहीं था और वे अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब वे उठे तो वे सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले थे और जल्दी ही उन्होंने राजसी पोशाक धारण करके राज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही पांचवी पुतली उनके सामने आकर बोली, राजा रुको। राजा भोज को संबोधित करते हुए लीलावती नामक वह पांचवी पुतली बोली, हे राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए काफी व्याकुल हो। अपने मन की व्याकुलता को शांत करके पहले अपने अंदर उन गुणों का संचार करो जिन गुणों के आधार पर राजा विक्रमादित्य को इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैसे तो राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जिसमें तुम्हें विक्रमादित्य के गुणों के बारे में ज्ञात होगा। साथ ही तुम्हें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। पांचवी पुतली बोली, सुनो, इस कहानी को सुनो, उसके बाद ही इस सिंहासन पर बैठने का विचार अपने मन में लाना। पुतली बोली, एक दिन राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था कि अचानक दो व्यक्तियों ने दरबार में आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा के पूछने पर उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, राजन, हम दोनों यूं तो अभिन्न मित्र हैं, परंतु हमारे बीच एक लंबे अरसे से वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस कारण हम अनेक पंडितों, ज्ञानियों एवं विद्वानों के पास भी गए और हमने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारे इस झगड़े का निवारण करके अपने विवेक से हमें मार्गदर्शन करें। तुम्हारे बीच जो द्वंद्व है उसका क्या कारण है? विक्रमादित्य ने पूछा। हमें स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम दोनों का झगड़ा शांत कर सकें और तुम दोनों के मध्य संधि करा सकें। वे दोनों बोले, राजन, हमें बहुत से राजाओं और विद्वानों ने भी यही बताया कि आप ही वह महान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमारे बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सुनो राजन, मेरे और मेरे मित्र के बीच जो झगड़ा है यह विचारों का झगड़ा है। मेरा विचार है कि भाग्य बड़ा है तथा मेरे मित्र का मत है कि भाग्य कौन बड़ा है और कौन छोटा है। राजा विक्रम उन व्यक्तियों की बात सुनकर कुछ देर खामोशी से उनके प्रश्न पर विचार करने लगे। वे भी अपने मन में सोच रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। उन्हें क्या जवाब दिया जाए जिससे वे संतुष्ट हो जाएं और बात भी सत्य तथा तर्क पर आधारित हो। कुछ क्षण विक्रम ने विचार करने के बाद कहा, आप दोनों हमारे पास 6 माह पश्चात आएं, तब हम तर्क के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। राजा से यह बात सुनकर दोनों व्यक्तियों ने राजा को प्रणाम किया और वापस चले गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम को यह चिंता सताने लगी कि किस प्रकार पता लगाएं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसी चिंता से ग्रस्त होकर एक दिन राजा विक्रम ने अपना महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जंगल में तप एवं विचरते हुए एक दिन वह जंगल से बाहर निकले तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह एक ऐसे राज्य में पहुँचे थे जो अत्यंत सुंदर था और वहाँ की जनता बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली, राज्य धन व अन्न से परिपूर्ण था। चलते चलते राजा को एक व्यक्ति ने टोका, तुम इस नगर में अजनबी मालूम होते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। राजा ने कहा,
मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी से आया हूँ। यह नगर मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। मैं राजा से मिलकर कोई काम पाने की चेष्टा करूँगा। तुम राजा के पास काम करके कितना धन कमाना चाहते हो? व्यक्ति ने विक्रम से पूछा। राजा ने कहा, मैं राजा से अपने काम के बदले 1000 रुपये रोजाना कमाना चाहूँगा। विक्रम ने उत्तर दिया। विक्रम की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, 1000 रुपये प्रतिदिन तो बहुत ज़्यादा हैं। क्या तुम में कोई विशेष बात है जो इस वेतन को पाने की इच्छा रखते हो? अगर कोई विशेषता है तो बताओ, मैं किसी भी मुसीबत के समय काम आ सकता हूँ। विक्रम ने कहा, यह मेरी विशेषता है तथा कठिन से कठिन परिश्रम से भी मैं नहीं घबराता। इस कारण मैं राजा से इतना वेतन चाहता हूँ। उस व्यक्ति से विक्रम ने अपनी योग्यता प्रकट करते हुए कहा। वह व्यक्ति बोला, अगर तुम किसी कठिन वक्त में काम आ सकते हो तो मैं तुम्हें 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दूंगा। तुम मेरे यहाँ कार्य करो। व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की पेशकश के सामने विक्रम को इनकार की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, अतः वह उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका काम करने लगे। पहले दिन का वेतन जब उसके हाथ में आया तो विक्रम ने उसमें से आधा तो ब्राह्मणों को दान कर दिया, बचे हुए रुपयों में से सन्यासियों को भरपेट भोजन कराया और केवल अपने लायक खाना खरीद कर बाकी बचे हुए पैसे भी भिक्षुओं को दान कर दिए। अब उसके पास केवल एक समय का खाना बचा था, जिसे वह खाने के लिए बैठा ही था कि एक योगी ने आकर उससे खाना मांगा। विक्रम ने अपने आगे रखा हुआ सारा खाना उस योगी को दे दिया। स्वयं पानी पीकर लेट गए। लेटते ही उसके मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि मैंने कर्म तो किया पर उसका फल भी मुझे मिला। इसके बावजूद भी मैं खाना नहीं खा सका क्योंकि मेरे भाग्य में खाना था ही नहीं। इसलिए कर्म से बड़ा भाग्य होता है। परंतु विक्रम यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि अगर भाग्य में न होने के कारण खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, कर्म करने से धर्म तो मिला, कुछ पुण्य के काम तो आए जिससे मन प्रसन्न हुआ। एक दिन वह सेठ जिसके यहाँ विक्रम नौकरी करता था, कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था कि उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, मुझे तो कुछ दिन के लिए विदेश जाना है, तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। विक्रम ने कहा, सेठ जी, मैं आपका कर्मचारी हूँ और आप मेरे मालिक हैं। नौकर होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है कि आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ रहूं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं विदेश में भी आपका कार्य कर सकूं। विक्रम ने नम्रता भरे स्वर में कहा। सेठ विक्रम की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ ले गया। सेठ और विक्रम दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों एक समुद्री जहाज से सफ़र कर रहे थे। उस जहाज में व्यापार संबंधी भी बहुत सारा सामान लदा हुआ था। अचानक ही रास्ते में एक भयंकर तूफान में जहाज फंस गया। जहाज में सवार लोग घबराकर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करने लगे। अब जहाज में केवल सेठ और विक्रम ही बचे थे। जहाज तूफान में इस प्रकार फंसा हुआ था कि एक ही जगह चक्कर लगा रहा था, न आगे की ओर सरक रहा था न पीछे की ओर जा रहा था। सेठ बोला, विक्रम, तुमने बताया था कि तुम कठिन समय में काम आ सकते हो। इस संकट की घड़ी में इससे ज़्यादा संकट क्या होगा जब मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब तुम कुछ करो जिससे इस कठिन घड़ी से निकला जाए। सेठ की कठिनाई को समझते हुए विक्रम तुरंत ही रास्ता पकड़कर समुद्र में उतर गया।
उसने देखा कि तूफान के कारण जहाज का लंगर गिर गया है, जिसकी वजह से जहाज आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है। विक्रम ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके लंगर को उठाना चाहा, परंतु यह इतना आसान कार्य नहीं था, अतः लंगर अपनी जगह से नहीं हिला। सेठ विक्रम को लंगर उठाते हुए देख रहा था। जब विक्रम असफल हो गया तो सेठ ने जहाज से लंगर बिल्कुल अलग कर दिया। लंगर के कटते ही जहाज तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा। विक्रम जहाज के पीछे तैर रहा था, परंतु जहाज की गति विक्रम से कहीं अधिक थी। अचानक जहाज किसी अनदेखी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा सेठ भी जहाज के साथ समाप्त हो गया। विक्रम ने सोचा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, इसलिए वह बच गया, परंतु अगले क्षण उसके मन में यह विचार आया, अगर वह अपने कर्म के लिए जहाज से नीचे नहीं उतरता तो वह भी जहाज के साथ और सेठ के साथ समाप्त हो जाता। यह सोचते हुए वह समुद्र में हाथ पैर मार रहा था कि अचानक उसके हाथ जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा आ गया और वह उसके सहारे तैरता रहा। जब उस तख्ते से तैरता हुआ समुद्र के किनारे लगा तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नगर था। समुद्र किनारा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर के राजा के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अति वैभवशाली महल के द्वार पर एक शिलापट लगी हुई है, जिस पर लिखा है, सिंह देश की राजकुमारी सिंघावती को अपने पति के रूप में विक्रमादित्य की प्रतीक्षा है। शिलालेख पर लिखे इस वाक्य को पढ़कर विक्रम को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह सब क्या है और किसने लिखा है? लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि हो सकता है किसी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर रखी हो। जो भी हो, जब वह कर्म एवं भाग्य के वशीभूत होकर यहाँ तक आ ही गया है तो आगे जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर विक्रम ने महल के अंदर प्रवेश किया। विक्रम स्वयं एक राजा था। उसे वैभव और सुंदरता की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह उस महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों ओर कीमती रत्न जड़े हुए थे। वह चलता चलता राजकुमारी के शयन कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री, जो वास्तव में राजकुमारी सिंघावती थी, गहरी निद्रा में स्वप्न में विचरण कर रही थी। शयन कक्ष में विक्रम के पांव पड़ते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई। उसके उठते ही चारों ओर सुरीली घंटियां बजने लगी। विक्रम ने आगे बढ़कर राजकुमारी को अपना परिचय दिया और बताया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। किसी प्रश्न के उत्तर को तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। विक्रम का परिचय पाकर राजकुमारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे राजमहल में विक्रम के आने की सूचना फैल गई। महल में जश्न मनाया जाने लगा। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आज राजकुमारी की प्रतीक्षा का अंत हो गया था। विक्रम राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और शिलापट पर लिखे वाक्य को ध्यान से करके उसने सोचा, हो न हो मेरे भाग्य में यह राजकुमारी ही मेरी पत्नी बनकर आई है। विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। राजकुमारी सिंघावती को पत्नी के रूप में पाकर विक्रम अपना उद्देश्य और अपना राज्य सब कुछ भूल चुका था। उसे अब सिंघावती के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। सिंघावती और विक्रम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने
विक्रम को एकांत में पाकर बताया कि वह राजकुमारी की दासी है, परंतु राजकुमारी सिंहावती से अधिक प्रेम करती है। विक्रम की उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दासी उसे मन ही मन प्रेम करती है। राजकुमारी सिंहावती जब एक शाम अपनी सखियों के साथ घूमने गई थी, तो विक्रम उस दासी के पास पहुंचा। दासी उसे देखकर प्रसन्न हो उठी। दासी ने ही उसे बताया कि वह इस वक्त परिलोक में है और यहाँ से केवल वह ही उसे निकाल सकती है। दासी के द्वारा ही उसे अपने राज्य का हाल मालूम हुआ। दासी ने बताया, विक्रमादित्य, आप यहाँ आकर फंस गए हो। अपने राज्य में वापस चले जाओ। आपके जैसे न्यायप्रिय एवं दानी राजा के अभाव में वहाँ की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस परिलोक में केवल जादू ही जादू है और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो अस्तबल में एक विशेष घोड़ी है जो आपको यहाँ से निकाल कर ले जा सकती है। आप किसी भी युक्ति से वहाँ से उस घोड़ी को निकाल कर उसके द्वारा यहाँ से निकल जाओ। दासी ने विक्रम को वहाँ से जाने की युक्ति भी सुनाई। विक्रम ने दासी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोला, तुम जो कुछ बता रही हो मुझे सत्य प्रतीत होता है, परंतु तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो? विक्रम के चेहरे पर असमंजस के भाव उभर आए थे। विक्रम, मैंने आपको जब देखा मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ, परंतु मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह स्वार्थमय प्रेम नहीं है, अर्थात मैं आपके प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारा अहित होते हुए नहीं देख सकती। दासी ने विक्रम को अपने मन की बात बता दी। विक्रम दासी की बात से प्रभावित हुआ और दासी को धन्यवाद देता हुआ वहाँ से महल की ओर चला गया। महल में जाकर उसने दासी की कही हुई बातों पर विचार करना आरंभ किया। वह सोचने लगा, अगर मैं राजकुमारी से सीधे स्वभाव से जाने के बारे में कहूँ तो शायद राजकुमारी इस पर राजी ना हो, अतः कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे यहाँ से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन विक्रम ने राजकुमारी से शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। विक्रम की इच्छा के अनुसार राजकुमारी सिंहावती ने सेवकों को आदेश देकर एक अच्छी नस्ल का घोड़ा विक्रम के लिए मंगवाया। विक्रम घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर शिकार के लिए चला गया। अब विक्रम के लिए यह नित्य का कार्य बन चुका था। वह रोजाना अस्तबल में से एक घोड़ा निकलवाता और जंगल में शिकार के लिए निकल जाता, परंतु उस विशेष घोड़ी को पाने में वह अब तक असफल रहा था। एक दिन विक्रम की इच्छा की पूर्ति हो ही गई और उसे वह वांछित घोड़ी मिल गई। विक्रम घोड़ी पर जैसे ही सवार हुआ, घोड़ी हवा से बातें करने लगी। घोड़ी ने कुछ ही समय पश्चात विक्रम को उस जादुई नगर से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने घोड़ी को वापस चले जाने को कहा। घोड़ी विक्रम का आदेश पाकर वापस जहाँ से आई थी उधर ही दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षण पश्चात घोड़ी आंखों से ओझल हो गई। घोड़ी के चले जाने के पश्चात विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ एक वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक योगी अपनी आंखें बंद किए हुए उपासना में लीन है। विक्रम उसके निकट जाकर बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, योगी महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी का रहने वाला हूँ। अभी एक मुसीबत से छूटकर आ रहा हूँ। विक्रम ने अपना सारा वृत्तांत योगी को सुनाया।
योगी विक्रम की बात सुनकर एवं उसका परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विक्रम को एक माला और छड़ी देते हुए कहा, विक्रम, यह माला और छड़ी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं, यह अनोखी वस्तुएं हैं। इस छड़ी की विशेषता यह है कि तुम्हारा कोई भी शत्रु यदि तुम्हारे निकट आता है तो यह अद्भुत छड़ी स्वयं ही उसकी पिटाई करने लगेगी। और यह माला जो मैंने तुम्हें दी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे, अर्थात तुम तो हर किसी को देख सकोगे परंतु तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। योगी से छड़ी और माला लेकर विक्रम ने योगी को प्रणाम किया। योगी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। योगी का आशीर्वाद पाकर विक्रम वहाँ से रवाना हो गया। चलते चलते विक्रम ने सोचा कि मैं कर्म किया और घोड़ी के द्वारा उस जादू नगरी से निकलने में सफल हो सका, इस कारण कर्म बड़ा हुआ। परंतु योगी के द्वारा यह अद्भुत भेंट के रूप में जो माला और छड़ी प्राप्त हुई है, यह भाग्य की बात है। इन्हीं सब बातों को सोचकर विक्रम छड़ी और माला के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ चला। उसने रास्ते में जो कठिनाई आती थी, विक्रम उसे अपनी वीरता से दूर कर देता था। चलते चलते एक जगह विक्रम को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। विक्रम ने सोचा कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अतः उसने तुरंत योगी द्वारा दी हुई माला को अपने गले में डाल दिया। अदृश्य होते ही विक्रम ने अपने चलने की गति तेज कर दी। थोड़ी दूर चलने पर विक्रम ने देखा कि दो व्यक्ति जो बहुत बलशाली थे आपस में लड़ रहे थे। विक्रम दूर रहकर यह जानने की चेष्टा करने लगा कि इन दोनों के झगड़े का क्या कारण है। दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, मैं राजा विक्रम के विरुद्ध अपशब्द बोलने पर तेरी ऐसी मरम्मत करूँगा कि तू सदा याद रखेगा। मैं तुझसे नहीं डरता, परंतु मैं उस राजा को राजा नहीं मानता, क्योंकि वह अक्सर अपने राज्य से बाहर रहता है। उसे अपनी प्रजा का ख्याल नहीं है। दूसरा बोला, राजा विक्रम एक दयालु एवं प्रजा पालक राजा है और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही राज्य से बाहर जाते रहते हैं। विक्रम दोनों की बात सुनकर यह तो समझ गया कि ये दोनों मेरे ही कारण झगड़ रहे हैं, अतः अपनी माला को गले से निकालकर वहाँ उन दोनों के समीप पहुँचा और बोला, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम बताओ, मैं तुम्हारे बीच समझौता कराने का प्रयास करूँगा। वे बोले, तुम कौन हो और क्यों हमारे बीच में पड़ना चाहते हो? एक ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम का नाम सुनते ही वे दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या राजा विक्रमादित्य? राजा बोला, हाँ, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही वे दोनों व्यक्ति विक्रम की तरफ झपटे और विक्रम को मारना ही चाहते थे कि योगी द्वारा दी गई छड़ी ने विक्रम के हाथ से निकलकर उन दोनों को मार मार कर अधमा कर दी। जब वे दोनों अचेत हो गए तो विक्रम ने देव का स्मरण किया और उसके आते ही विक्रम ने इन घटनाओं के बारे में जानना चाहा तो अगिया देव ने बताया कि ये दोनों तुम्हारे पूर्व जन्म के शत्रु थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूँगा। विक्रम वहाँ से आगे बढ़ा। अभी वह अपने राज्य में कदम रखना ही चाहता था कि दो व्यक्ति, जिनमें एक ब्राह्मण था और दूसरा जाट, उसके सामने आए और राजा को पहचान कर प्रणाम करके बोले, हम बहुत दूर से आए हैं राजन, काफ़ी समय से आपके राज्य में रह रहे हैं, लेकिन आपसे मुलाकात ना हो सकी और हम अपने कष्ट दूर नहीं कर सके। इस कारण किसी और राज्य में जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में आपसे भेंट हो गई। विक्रम ने दोनों की बात सुनकर सोचा,
जब ये दोनों दूसरे राज्य के हैं और अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्हें कुछ देना चाहिए, वरना मेरे दानवीर होने का क्या अर्थ रह जाएगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए विक्रम ने योगी से प्राप्त हुई छड़ी और माला ब्राह्मण और जाट को दान में दे दी और उनकी विशेषता के बारे में भी उन्हें बता दिया और कहा, इस समय शरीर पर पहने कपड़े और इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हम तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए थे महाराज, और जो चीज़ें आपने हमें दी हैं वे भी कम नहीं हैं। आप दानवीरता से महान हैं, आप दानवीरता में सबसे ज़्यादा महान हैं। राजा की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चले गए। उनके जाने के पश्चात विक्रम ने सोचा कि मैंने तो छड़ी और माला अपने भाग्य से पाई थी, परंतु वे दोनों व्यक्ति अपने कर्मानुसार जो उन्होंने यहाँ आकर मेरे ऊपर विश्वास करके किया था, मुझसे छड़ी और माला ले गए। अतः कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह निर्णय करना कठिन है। अपितु यह कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सदा साथ साथ चलते हैं। अगर भाग्य साथ दे और मनुष्य कर्म ना करे तो फल नहीं मिलता। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक अपना कर्म करे परंतु भाग्य साथ ना दे तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कर्म के बिना भाग्य और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। अपने राज्य में पहुंचकर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया और कहा, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो मनुष्य सफल होता है। इस कथा के अनुसार पुतली शांत हो गई। इस प्रकार आज का शुभ मुहूर्त भी पुतली की कहानी सुनने में ही बीत गई और राजा भोज की सिंहासन पर बैठने की लालसा पूरी ना हो सकी। राजा भोज ने अगले दिन का शुभ मुहूर्त निकालने का आदेश देकर सभा को समाप्त कर दिया। प्रातःकाल राजा जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त के अनुसार छठे दिन सिंहासन की ओर कदम बढ़ाने लगा। तुरंत ही एक तेज स्वर सुनकर राजा के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उस सिंहासन में से छठी पुतली रवि भामा ने निकलकर राजा भोज का रास्ता रोक लिया था। इसके आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।